हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वहीं एयरपोर्ट पर साध्वी आदर्श के साथ कल्याण को सी ऑफ करने आई थी, जहां साध्वी और कल्याण आमने सामने खड़े हुए थे, जिन्हें आदर्श देख रहा था। जब साध्वी ने आदर्श की तरफ एक नज़र देखने के बाद कल्याण से कहा, आराम से जाइएगा। और जिसकी बात पूरी होने से पहले कल्याण ने साध्वी को गले से एक हाथ से पकड़ते हुए अपने पास खींचकर गले लगा लिया, जिसे देख साध्वी हैरान रह गई। और आदर्श ने उन दोनों को देखते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, मैं अपने लिए कुछ पीने को लाता हूँ। इतना कहकर आदर्श वहां से आगे की तरफ चला गया, जिसके जाने के बाद साध्वी ने थोड़ा हैरान होते हुए कल्याण से दूर, ये क्या कर रहे हो आप? कल्याण ने अपना सिर नहीं हिलाया। कुछ नहीं, आराम से रहना, अपनी मेडिसिन टाइम पर लेना और अपने पूरे मेडिकल हेल्थ का मुझे अपडेट देती रहना। मैं वापसी के बाद डॉक्टर से कंसल्ट करूँगा। साध्वी ने कल्याण को देखते हुए कहा, मुझे इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट की आदत नहीं है। कल्याण ने साध्वी के बाल को सहलाते हुए, क्योंकि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने वाला नहीं था, बट मैं हूँ ना। साध्वी ने कल्याण की बात सुन कहा, मेरे इतने नज़दीक मत आइए, क्योंकि जो भी मेरे नज़दीक आता है वो बहुत जल्द मुझसे दूर हो जाता है। कल्याण ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, डोंट वरी, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊँगा, क्योंकि तुम्हारी उदासी को देखकर भगवान ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। साध्वी ने कल्याण को देखते हुए, अच्छा, बातें बंद कीजिए और जाइए, अपनी फ्लाइट का वक्त हो रहा है। कल्याण ने अपना सिर हिला दिया और मुस्कुराते हुए साध्वी के गाल पर हल्का सा किस कर एयरपोर्ट के अंदर चला गया, जिसे जाता हुआ साध्वी ने देखा और अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? ये कैसा एहसास है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ये कहते हुए साध्वी को एक गहरी सांस ली और पलट कर जाने को हुई, जब आदर्श हाथों में 3 आइसक्रीम पकड़े वहाँ चला आया, जिसे देखते हुए साध्वी ने कहा, वो तो चलेगा, तुम 3 आइसक्रीम लेकर क्यों आए हो? आदर्श ने एक आइसक्रीम साध्वी को देने के बाद दोनों को खाते हुए कहा, ये दोनों मैं अपने लिए ला रहा था। साध्वी ने आंखें रोल करते हुए कहा, तुम कभी कभी लड़की की तरह हरकतें क्यों करते हो? आदर्श ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, नहीं तो सबकी अपनी पसंद होती है, मुझे आइसक्रीम पसंद है तो क्या कर सकता हूँ। साध्वी ने अपना सिर नहीं में हिला दिया और आगे की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब बातें बंद करो और चलो। आदर्श ने अपना सिर हिलाया और उसके साथ एयरपोर्ट से एग्जिट की तरफ चला आया, जब उसके सामने एकदम से अद्विक की गाड़ी आकर रुकी और अद्विक भागते हुए बाहर आया, जिसे देखते हुए आदर्श ने हैरान होते हुए कहा, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अद्विक ने हड़बड़ाते हुए पूछा, तुमने तुमने प्राची को देखा? साध्वी और आदर्श ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने अपना सिर नहीं में हिला दिया, जिस पर अद्विक दौड़ते हुए अंदर की तरफ चला गया, जिसे देख साध्वी ने आदर्श से कहा, लगता है कोई बात है, देखो भैया कहाँ जा रहे हैं? आदर्श ने अपनी आइसक्रीम साध्वी को देते हुए कहा, इसे खाना मत, मैं जल्दी आता हूँ। इतना कहकर आदर्श दौड़ते हुए अद्विक के पीछे अंदर चला आया, जहां अद्विक भागते हुए जब अंदर पहुंचा तो देखा एयरपोर्ट के अंदर इस वक्त उतने भी ज़्यादा लोग नहीं थे, जिसे देखते हुए अद्विक का दिल बैठ सा गया और वो दौड़ते हुए अंदर जाने की कोशिश करने लगा, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, सर आप अंदर नहीं जा सकते। अद्विक ने सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर बेचैनी से पूछा, अमेरिका वाली फ़्लाइट चली गई क्या? सिक्योरिटी गार्ड ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, सर यस सर, 5 मिनट पहले ही फ़्लाइट में टेक ऑफ किया है। ये सुनकर अद्विक वही सर पर हाथ रखते हुए बैठ गया, जिसे सारे आने वाले पैसेंजर देखने लगे। जब वहाँ पर आदर्श ने आकर अद्विक को संभाल, भाई ये आप क्या कर रहे हो? अद्विक ने धीरे से सिसकते हुए कहा, वो चली गई, वो मुझे छोड़कर चली गई। अद्विक की बात पर आदर्श ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, आप किसकी बात कर रहे हो? अद्विक ने अपना सिर नहीं में हिला दिया और उठकर खड़ा हो गया, जिस पर आदर्श ने उसे संभालते हुए उठकर खड़े होते हुए पूछा, भाई आप किसकी बात कर रहे हो? आप ठीक तो हो ना? अद्विक ने आदर्श से दूर होते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया, मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं। ये कहते हुए अपने चेहरे को साफ किया और आगे की तरफ धीरे धीरे चला गया, जिस पर आदर्श ने उसके पीछे आते हुए कहा, भाई आप किसके बारे में पूछ रहे थे? आदर्श के सवाल पर अद्विक ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बस एयरपोर्ट के एग्जिट रोड की तरफ चलता रहा। जब वहां पर साध्वी आकर अद्विक के उतरे हुए चेहरे को देखकर, भाई आप यहाँ किसको ढूंढ रहे हो? आप ठीक तो हो ना? अद्विक ने अपना सिर नहीं में हिला दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं किसी को नहीं ढूंढ रहा, चलो यहाँ से। साध्वी ने आदर्श की तरफ देखते हुए आंखें से पूछा, जिस पर आदर्श ने अपना सिर नहीं में हिला दिया। आदर्श के ना को सुन साध्वी ने अपना सिर हिलाया और अद्विक के साथ बाहर की तरफ चली आई। अद्विक का पूरा चेहरा उतर गया था और उसके चेहरे को देख कर तब पता चल रहा था कि वो कितना ज़्यादा उदास था, जिस कारण साध्वी ने एक बार और पहल करते हुए पूछा, भाई आप ठीक हो ना? अद्विक ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आदर्श ने जवाब में कहा, वो जिया जी पोलैंड जा रहे थे ना, तो हम बस उन्हें ड्रॉप करने आए थे।
अद्विक ने अपना सिर हिला दिया और कोई सवाल नहीं किया, जिसे देखते हुए साध्वी ने अद्विक से पूछा, भाई आप यहाँ प्राची को ढूंढते हुए आ रहे हो? प्राची के जिक्र करने पर अद्विक ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखकर पूछा, तुमने प्राची को देखा है? साध्वी ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं तो बस कुछ पूछ रही थी क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा उदास हो। अद्विक ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, घर चलते हैं। जिसके बातों को इग्नोर करने पर उन दोनों ने भी कुछ नहीं कहा, जिस पर साध्वी ने आदर्श से कहा, अर्श तुम भैया के लेकर सारंग विला जाओ, मैं गाड़ी खुद ड्राइव कर लूँगी। अद्विक ने साध्वी की बात सुन कहा, नहीं साध्वी, मैं अकेले जा सकता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। साध्वी ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं भाई, आप अर्श के साथ चले जाओ, मैं खुद ड्राइव करके चली जाऊँगी। यह कहते हुए साध्वी ने आदर्श को आँखों से इशारा किया, जिसके इशारे को देखते हुए आदर्श ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और अद्विक को लेकर वहां से सारंग विला के लिए निकल गया। साध्वी ने कुछ पल उन दोनों को जाते हुए देखा और उनकी बातों को सोचने लगी। वहीं सभी लोग गाड़ियों में बैठकर घर के लिए निकल रहे थे। कशिश अमेरिका से वापस आया था, जिस कारण उनका घर अभी साफ नहीं था और वो लोग सारंग विला में रुकने वाले थे, जिस कारण कशिश मीरा, मृत्युंजय और बाकी लोगों के साथ घर के लिए निकल गए थे। सिर्फ बच्चे वहाँ रह गए थे, जहाँ इस वक्त राशि अभिमन्यु के साथ उनके घर के लिए निकल चुकी थी और समृति ने भी आयुष्मान के साथ घर के लिए निकल चुके थे। श्रेय को कशिश ने सारंग ब्रदर्स के साथ आने को कहकर छोड़ दिया था, जिस कारण श्रेय का मुंह फुला हुआ था। जब परिधि हाथों में बैग पकड़े पार्किंग लॉट में आ गए और श्रेय को देखते ही मुंह बनाते हुए गाड़ी की तरफ चली है, जिसे अपनी गाड़ी में सामान रखता हुआ देख श्रेय ने कहा, लगता है तुम्हारी आंखों की सच में सर्जरी करवानी पड़ेगी, ये मेरी गाड़ी है। परिधि ने सामान को जमीन पर रखते हुए कहा, शायद तुम्हारी आंखों में दूरबीन लगाना पड़ेगा, इसके आगे एस लिखा है, मतलब ये सारंग फैमिली की गाड़ी है। श्रेय ने आंखें सिकुड़ाते हुए कहा, सो व्हाट, मैं भी किसी गाड़ी में जा रहा हूँ तो ये मेरी गाड़ी हुई ना। परिधि ने श्रेय को घूरते हुए कहा, अच्छा, रेगिस्तान में चलने वाले ऊँट को तुम अगर अपना कह दो तो क्या हुआ, तुम्हारा हो जाएगा। श्रेय ने आंखें रोल करते हुए कहा, मुझे दूरबीन लगाने वाले ऊँट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। परिधि ने श्रेय को घूरते हुए कहा, वो नकलची बंदर, तुम्हें ना अक्रम बक्रम करके जुहू बीच में पानी में फेंक दूंगे। श्रेय ने परिधि को देखते हुए, अच्छा लिटिल गर्ल, टेल मी वन थिंग, कौन से स्टैंडर्ड में हो? परिधि ने श्रेय को घूरते हुए, तुमसे बड़ी हूँ मैं। श्रेय ने परिधि के सामने खड़े होते हुए, उम्र में बड़े हो जाने पर कोई बड़ा नहीं हो जाता, तजुर्बा तो बच्चे की तरह ही है ना बैटरी। परिधि ने घूरकर श्रेय को देखा और कुछ कहने के लिए मुँह खोला, उससे पहले वहाँ पर सारंग ब्रदर्स आ गए। कनिका ने परिधि और श्रेय को देखते हुए मानव से कहा, लगता है इन दोनों का चक्कर चल रहा है। मानव ने कनिका की बात पर कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया, वो दोनों झगड़ रहे हैं। कनिका ने मानव से दूर होते हुए कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को झगड़ा करने की। ये कहते हुए कनिका तेज कदमों से श्रेय और परिधि के बीच में आ गई, जहाँ परिधि ने कनिका को देख राहत की सांस भरी और श्रेय के चेहरे के भाव और ज़्यादा खराब हो गए। कनिका ने श्रेय को एक्सप्रेशंस को देखते हुए कहा, क्या अलाउद्दीन के चिराग, मुझे देखकर टाई फिश हो गई ना। श्रेय ने कनिका को अजीब नज़रों से देखते हुए कहा, व्हाट द फक डिड यू से, वही जो तूने सुना, और गाली मत दे, मैं भी दे सकती हूँ। कनिका ने श्रेय को घूरते हुए, श्रेय ने कनिका को इग्नोर कर सिर घुमाकर पन्नों की तरफ देखते हुए कहा, क्या हम घर चल सकते हैं या यहाँ पर पूरी रात गुजारा करनी है जिसमें ये दोनों नाचेंगे। कनिका ने श्रेय को कॉलर को पकड़ते, तूने मजूरा करने वाली किसे कहा? श्रेय ने कनिका के दोनों हाथों को झटक दिया, जिससे कनिका के 2 कदम पीछे हो गई और मानो ने कनिका को संभालते हुए श्रेय को घूर कर कहा, श्रेय तमीज से। श्रेय ने कनिका की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपनी बेइज्जती को अपने पॉकेट में रखो, मेरे गले चिपकाने के लिए मत कहो। इतना कहकर श्रेय जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, जिसे देखते हुए तिरजल ने प्रणव से कहा, तुझे नींद आ रही है, जल्दी चलते हैं। प्रणव ने अपना सिर हिलाया और मानव से कहा, तुम जाओगे या फिर तुम्हारे लिए दूसरी गाड़ी भिजवाऊंगा, 1 घंटे और लगेंगे। मानव ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, मैं इसी से जाऊंगा। प्रणव ने उसे हाथ से गाड़ी की तरफ इशारा किया, जिस पर कनिका ने मानव से कहा, मैं नहीं जाऊंगी इस गाड़ी में उसने मुझे मुजरा करने वाली कहा। परिधि ने कनिका के साथ देते हुए मानव से कहा, एग्जैक्टली, हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसने हमसे बदतमीजी की और हम उसी की गाड़ी में जाएंगे। मानव ने गाड़ी की तरफ इशारा कर, ये गाड़ी उसकी नहीं, सारंग फैमिली की है, ये तो चलने में दिक्कत क्या है। परिधि और कनिका ने अपने हाथ मोड़ते हुए चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, जिन्हें श्रेय ने देखा और हॉर्न बजाते हुए जोर से कहा, चलना है या नहीं?
मानो ने परिधि और कनिका को देखते हुए कहा, यार तुम लोग सुन क्यों नहीं रहे हो, चलो। दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया, जिन्हें श्रेय ने एक नज़र देखा और गाड़ी स्टार्ट कर फाउंटेन से राउंड घुमाते हुए एग्जिट की तरफ बढ़ा दिया। जिसे जाता हुआ देख गहरी सांस भरकर मानो ने कनिका और परिधि से कहा, मिल गया कलेजे को ठंडक। कनिका और परिधि ने अपना सिर हिला दिया। जब पीछे से गाड़ी ने हॉर्न बजाया तो मानो परिधि और कनिका ने सिर घुमाकर देखा, जहां अनुवेद ने खिड़की से सिर बाहर निकालते हुए कहा, लिफ्ट चाहिए। कनिका की आंखें अनुवेद के देख कर चमक उठी और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, सारंग विला तक लिफ्ट चाहिए। अनुवेद ने उन्हें गाड़ी की तरफ इशारा कर दिया, जिस पर परिधि ने कनिका के हाथ को पकड़ते हुए कहा, हम नहीं जाएंगे। कनिका ने परिधि की बात सुन कहा, प्रणव भैया की बात सुनी ना, गाड़ी को आने में 1 घंटा लगेगा और हम तब तक घर पहुंच जाएंगे, चलो ना। परिधि ने गहरी सांस भरते हुए अपना सिर हिला दिया और कनिका जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई, जिसे देखकर मानो ने कहा, मैं बैठूंगा अपने भाई के साथ। कनिका ने मानो की आंखें दिखाते हुए कहा, तुम पीछे नहीं बैठ सकते। मानो ने अपना सिर नहीं में हिलाया और जिस पर कनिका ने आराम से बैठते हुए कहा, तो मैं नहीं उठ सकती। मानो ने गुस्से से कनिका को घूरने के बाद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए अनुवेद से कहा, अगर ये फलट करने की कोशिश करे तो गाड़ी से उतार देना। अनुवेद ने मानो की बात सुन कहा, डोंट वरी, मेरा अभी गर्लफ्रेंड बनाने का कोई इरादा नहीं है। कनिका ने अनुवेद की बात पर कहा, तो गर्लफ्रेंड बनाना कौन चाहती है, मैं तो बीवी बनना चाहती हूँ, बीवी। अनुवेद ने कुछ देर कनिका को देखने के बाद कहा, लिटिल गर्ल, पढ़ाई पर ध्यान दो, आशिकी करने के लिए पूरी जिंदगी है। कनिका ने सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, नहीं, अभी मैं 18 साल की हूँ, 18 से 22 तक आशिकी करूँगा, 22 से 24 तक कैरियर डेवलप करूँगी, 24 से 28 तक घूमूंगी और फिर 29 में अपने हैंडसम से बॉयफ्रेंड के साथ शादी करूँगा, 30 में बच्चे लूँगी, मेरा प्लानिंग है। अनुवेद ने कनिका के बात पर सिर हिलाते हुए कहा, अच्छी प्लानिंग है तो इस पर फोकस करो। कनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए आपका मेरा बॉयफ्रेंड बनना भी तो ज़रूरी है, तो कब कहाँ कह रहे हो। अनुवेद ने गाड़ी ड्राइव करते हुए हल्का सा अपने आईब्रो को खुजलाकर हंसते हुए कहा, काफ़ी मजाक किया हो। मैं मजाक नहीं करती, मैं सीधा बात करती हूँ, कनिका ने जवाब दिया। परिधि ने कनिका को पीछे से घूरते हुए कहा, तुम चुप रहोगी। कनिका ने मुंह बना लिया और चुपचाप बाहर की तरफ देखने लगी, जिसे देखकर अनुवेद हल्का सा मुस्कुरा दिया। वहीं दूसरी तरफ इंदौर में सुबह के 5 बज रहे थे, जहां अरुण विला के बाहर गाड़ी लेकर आया और तभी उसका फ़ोन बजने लगा। अरुण ने अपने फ़ोन को देखा, जिस पर परिधि का नंबर फ्लैश हो रहा था। परिधि के कॉल को देखते हुए अरुण ने गहरी सांस भरकर कॉल अटेंड करते हुए कहा, बोल चुटकी। परिधि ने अरुण की बात सुन कहा, भैया आप कहाँ हो। अरुण ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मैं कहाँ रहता हूँ। परिधि ने जवाब में कहा, घर में। अरुण ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ तो वहीं पर हूँ। परिधि ने अपने दांत पीसते हुए कहा, झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है, मैं इंडिया में हूँ। यह सुनकर अरुण बिल्कुल खामोश रह गया, जिसकी खामोशी को देखते हुए परिधि ने कहा, माना है डैड से नाराज हो तो क्या अपनी बहन को नहीं बताएंगे कि आप कहाँ हैं। अरुण ने गहरी सांस भरते हुए कहा, नाना जी के घर में, लेकिन तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। और तुम इंडिया में क्या कर रही हो। परिधि ने जवाब में कहा, आरो भैया भी कई बार आ चुके हैं, इसलिए मैंने भी जिद की कि मुझे भी जाना है, तो उन्होंने सर से बात किया और मुझे भी अपने साथ लिया। अरुण ने परिधि की बात सुनकर कहा, अच्छा किया, मॉम और डैड के साथ एंजॉय करो, मेरे पास आने के बारे में मत सोचना। परिधि ने अरुण की बात सुनकर, हाँ मैं आपके पास नहीं आऊँगी, लेकिन मुझे भी हक है अपने नाना जी सॉरी मेरी मम्मी के घर को देखने का, तो मैं वहाँ ज़रूर आऊँगी, बाय। इतना कहकर परिधि ने कॉल कट कर दिया, जिसे देखा अरुण ने गुस्से में अपनी सांसें गहरी कर ली और खुद से कहा, ये लड़की इतनी जिद्दी क्यों है। ये कहते हुए उसने एक गहरी सांस भरी और गाड़ी गार्डन की तरफ भगा दिया। वहीं मैरिज हॉल में अव्यक्त अवधि के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अवधि अभी तक आई नहीं थी और एकांश मौली के साथ सारंग विला के लिए निकल गया था। कई मिनट तक इंतजार करने के बाद जब अवधि बाहर नहीं आई, तब अव्यक्त ने फिर से मैरिज हॉल के अंदर चलाया, जहां डेविड अब घर के लिए निकल चुका था और बाकी के कैंटीन वाले सामान को व्यवस्थित कर रहे थे। जहां अंदर आने के बाद उसने वहां पर काम कर रहे लोगों की तरफ देखा और अपने कमरे में आ गया, जब एक लॉन्ड्री वाली उसके कमरे से बाहर आई, जिसके साथ में लॉन्ड्री के सारे सामान थे। जिसकी गाड़ी को देखते हुए अव्यक्त ने थोड़ा साइड होते हुए कहा, कमरे की सफाई हो गई।
अव्यक्त के सवाल पर लॉन्ड्री वाले ने चेहरे पर लगे मास्क को ठीक करते हुए अपना सिर हिलाकर कहा, यस सर, आपको कुछ काम था? अव्यक्त ने अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंदर मेरी वाइफ और कुछ नहीं। लॉन्ड्री वाले ने अपना सर नहीं में हिलाते हुए कहा, नहीं सर, अंदर कोई नहीं है। अव्यक्त ने आंखें सिकुड़ाते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी वाइफ अंदर है। हटो। इतना कहकर अव्यक्त लॉन्ड्री वाले को साइड करते हुए बेडरूम के अंदर आया तो पाया पूरा बेडरूम बिल्कुल साफ था और वहाँ पर अवधि नहीं थी, जिसे देखते हुए अव्यक्त ने अपना फ़ोन निकाला और अवधि को कॉल मिला दिया, लेकिन अवधि का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये देखकर अव्यक्त की आंखें सूखी हो गई। उसने कई बार अवधि को फ़ोन को ट्राई किया, लेकिन उसका फ़ोन हर बार स्विच ऑफ आ रहा था, जिस कारण अव्यक्त कमरे से बाहर आया और वहाँ देखने लगा, लेकिन वह लॉन्ड्री वाले भी वहाँ से जा चुके थे। जिस पर अव्यक्त ने एकांश को कॉल किया। तब दूसरी तरफ से एकांश ने कॉल अटेंड करते हुए नींद में कहा, हेलो। अव्यक्त ने जल्दीबाजी को कंट्रोल करते हुए कहा, अंश, क्या अवधि को तुम अपने साथ लेकर गए हो? एकांश ने जवाब में कहा, मैं भला उस कबाब में हड्डी को अपनी बीवी के साथ क्यों लेकर आऊँगा? वो तो आपके साथ आने वाली थी ना। क्या हुआ? अचानक अव्यक्त के एकांश की बात पर कहा, अवधि कहीं मिल नहीं रही है। एकांश ने दूसरी तरफ से थोड़ी हैरान भरी आवाज़ में कहा, क्या बकवास कर रहे हो भाई? वो कोई छोटी बच्ची है जो घूम जाएगी? देखो ना, वो वहीं पर हो गया। अव्यक्त ने सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, नहीं अंश, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अवधि मिसिंग है। जिसे सुने एकांश की सारी नींदें गायब हो गई और उसने सीरियस आवाज़ में कहा, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर एकांश ने कॉल कट कर दिया। जिसके कॉल कट करने पर अव्यक्त ने इधर उधर देखा, तब उसकी नज़र सीसीटीवी फुटेज पर गई, जिसे देखते हुए जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड रूम की तरफ भाग गया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखना। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।